नए पोप ने भारत पाकिस्तान को क्या ज्ञान दिया है, बलूचिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या मदद मांग ली है, उसके बाद बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अचानक से क्या ब्लंडर कर दिया है, एंड उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भारत रशिया को लेकर भी काफ़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो को लेकर, जो रिसेंटली पोप फ्रांसिस की मौत के बाद पोप के पद के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पोप लियो ने अपनी पहली स्पीच में रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल फलस्तीन मसले के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के मसले को भी अपनी पहली स्टेटमेंट में शामिल किया और कहा कि दोनों साउथ एशियन देशों के बीच ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसका वो स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एग्रीमेंट हमेशा के लिए लास्ट करे, यानी कि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। पोप लियो ने गाजा वॉर के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि गाजा में जो आज की डेट में ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस बन गई हैं उसको देखकर उन्हें गहराई से दुख होता है। ये लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग वगैरह सब कुछ रोक देनी चाहिए, ये कहना है नए पोप लियो का। आई होप कि अच्छा ये होता है कि ये जो जम्मू कश्मीर या फिर गाजा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करने के साथ साथ रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर भी पोप लियो दो बातें बोल लेते हैं, क्योंकि भारत और इजराइल आज की डेट में जो भी एक्शन कर रहे हैं ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों ही देशों के ऊपर आतंकी हमले करके हमें उकसाने की कोशिश की जा रही है, वरना शांति तो हम भी चाहते हैं। नए पोप के बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर की तरफ से भी भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की सेना के लिए एक मैसेज आया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। ये जो वीडियो में आप शख्स को देख रहे हो, यह बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के कमांडर डॉक्टर अल्लाह निज़ार। वीडियो में ये भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साल 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जब भारत के सामने हथियार सरेंडर कर दिए थे, भारत बस वही 93,000 बंदूकें बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को दे दे। बस उसके साथ साथ भारत की सरकार 10-10 बुलेट्स यानी कि 10-10 गोलियां उनको दे दे। इनका कहना है कि ना हमें एटम बॉम्ब यानी कि ना हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, ना ही हमें कोई मिसाइल चाहिए, बस इतनी बंदूकें मिल जाएं तो बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी को खुद ही हरा देंगे। ये कहना है बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स का। अब देखा जाए तो भारत की सरकार बलूचिस्तान का नाम तक नहीं लेती है। कुछ दिन पहले असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन सेंटर में बैठी मोदी सरकार के किसी भी मिनिस्टर ने आज तक बलूचिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। लेकिन सामने से बलूचिस्तान के लीडर्स, एक्टिविस्ट और अब आर्म स्ट्रगल लड़ने वाले बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने भी ओपनली वीडियोस जारी करके भारत से मदद मांगना स्टार्ट कर दिया है। बैकएंड से हम बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल को फंड करते हैं, उनको हथियार देते हैं या फिर नहीं, ये तो खैर भारत की सरकार भी खुद ही कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अब हमारी सरकार को बलूचिस्तान को एक पॉलिटिकल सपोर्ट देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पहलगाम हमले को लेकर। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत को पहलगाम हमले के संबंधित अभी तक जो भी सबूत मिले हैं उसमें इस बात के पर्याप्त एविडेंस मिल गए हैं कि इस पूरे आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन का हाथ था, जिनको पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा था। अब मोदी सरकार ने फैसला किया है कि हम इन सारे एविडेंस को कंपाइल करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर जाएंगे। अगले हफ्ते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शंस कमेटी की एक मीटिंग होनी है। भारत ने उस मीटिंग में सबूत और एविडेंस पेश करने के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया है, जो इस पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस के एक डोजियर के साथ सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में भारत का पक्ष रखने के लिए जाएंगे। सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों को ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने भारत के पहलगाम में यह आतंकी हमला करवाया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के एयरपोर्ट्स को लेकर। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते भारत ने नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान के साथ लगने वाले रीजन में टोटल 32 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए थे। और अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने अब इन 32 एयरपोर्ट्स को सिविलियन फ्लाइट्स के लिए मंजूरी दे दी है और कल तक इन सभी 32 एयरपोर्ट के ऊपर सिविलियन फ्लाइट्स की फुल स्ट्रेंथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही आईपीएल को लेकर भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। सोर्सेज के वाले से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आईपीएल इसी महीने मई में दोबारा से रीस्टार्ट करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। आईपीएल ने भारत सरकार से परमिशन मांगी है, जिसके बाद कोशिश की जा रही है कि आईपीएल को अगले 2 हफ्तों के बीच में दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत सरकार के एक आदेश को लेकर, जो देश के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन और टेलीविजन नेटवर्क चैनल्स के लिए जारी किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने देश के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरीज के लिए डायरेक्शंस जारी की हैं, जिसमें इनसे कहा गया है कि ये सब के सब पाकिस्तान ओरिजिन की वेब सीरीज, फिल्म्स, सॉन्ग्स, पॉडकास्ट और बाकी किसी भी तरह का स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल ना करवाएं। एंड अगर कोई अभी अवेलेबल है तो उसको तुरंत ही रिमूव किया जाए।
फिर चाहे वो सब्सक्रिप्शन मोड के ऊपर हो या फिर किसी भी फॉर्मेट में। अगर ये सब भारत में ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान ओरिजिन के सभी कंटेंट को तुरंत ही रिमूव कर दें, वरना इनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके साथ इनसे कहा गया है कि ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे जिससे देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के ऊपर कोई खतरा आएगा या फिर देश की सिक्योरिटी के ऊपर उसका कोई असर पड़ सकता है। अब इसमें काफी सारी लीगल टर्म्स हैं और काफी सारी डायरेक्शंस दी गई हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सबसे पुरानी पार्टी अवामी लीग पार्टी को बांग्लादेश के अंदर बैन कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी अब बांग्लादेश में वहां पर ना कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती है और ना ही कोई मीटिंग या फिर पार्टी के नाम के अंदर कोई रैली या कार्यक्रम करवा सकती है। इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा है कि अवामी लीग पार्टी के ऊपर यह बैन तब तक जारी रहेगा जब तक अवामी लीग के लीडर्स के खिलाफ जो भी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सारे क्लोज नहीं हो जाते हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद और भी कुछ लीडर्स थे जिनके खिलाफ हत्या के केस फाइल कर दिए गए थे। प्रोटेस्टर्स की मौत का जिम्मेदार अवामी लीग पार्टी के लीडर्स को बना दिया गया था। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि पहले ये जो अवामी लीग के लीडर्स के ऊपर केसेस चल रहे हैं ये क्लोज होंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि अवामी लीग पार्टी के साथ क्या करना है, यानी कि इस बैन को हटाया जाएगा या फिर नहीं, उसके बाद कोई फैसला होगा। अवामी लीग पार्टी की जो स्टूडेंट विंग थी उसको भी पिछले साल अक्टूबर 2024 में ही इंटरिम गवर्नमेंट ने उस समय बैन कर दिया था। दरअसल बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी पार्टीज हैं वो स्टूडेंट लीडर्स ने जो नई पार्टीज खड़ी करने का फैसला किया है उनको लगता है कि अभी भी बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग का सपोर्ट बेस काफी बड़ा है, जो कट्टरपंथी ताकतों या फिर बिना एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट लीडर्स को वोट कभी नहीं डालेंगे। इसलिए ये लोग पिछले काफी समय से लगातार प्रोटेस्ट करके अवामी लीग पार्टी को बैन करने की मांग कर रहे थे और फाइनली बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग पार्टी को बैन भी कर दिया है। अब बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के ऊपर नजर टिकी है कि क्या वो पार्टी को सेम सिंबल के साथ एक नया नाम देते हैं या फिर पार्टी को आगे पूरी तरह से बैन करते हैं। हम यहाँ पर पहलगाम मामले में बिजी थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वहाँ पर पीछे से लगातार अपनी औकात दिखा रहा है। रिसेंटली जो भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें हमने देखा कि किस तरह से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 90% से भी ज्यादा की एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स और पाकिस्तान की सभी मिसाइल्स को मार गिराया। और थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने साल 2018 में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के ह्यूज प्रेशर के बावजूद रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी। वैसे इस पूरे स्किर्मिश में भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी और कई लोकल डिफेंस सिस्टम्स ने भी बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। लेकिन हम S-400 के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर एक नई न्यूज आ रही है। रशिया ने भारत को एक नया ऑफर दिया है। अभी ऑफर तो खैर रशिया ने पहले भी भारत को कई बार दिया है, लेकिन अभी तक भारत इसको हमेशा ही रिजेक्ट करते आया है। दरअसल रशिया ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट प्रोडक्शन करने का ऑफर दिया है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज की बात करें तो S-500 3500 किलोमीटर की रेंज के ऊपर किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी S-500 आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही F-35 और F-22 जैसे जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं वो भी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी आसानी से इंटरसेप्ट करके निशाना बना सकता है। और वहीं पर S-400 की ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर की है, लेकिन S-500 की ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। एंड अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें तो 200 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक ये एनिमी की प्रोजेक्टाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, जिसकी वजह से जो लो अर्थ सैटेलाइट्स होती हैं S-500 उनको भी हिट करने में सक्षम है। रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, इसके कारण कई सारे क्रिटिकल पार्ट्स और हार्डवेयर सोर्स करना आज के लिए रशिया के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। ऊपर से रशिया के पास इस समय फंड्स की भी काफी कमी है, इसलिए रशिया भारत को ऑफर कर रहा है कि भारत उनके साथ मिलकर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट प्रोडक्शन कर ले, सेम जैसे हम रशियन कंपनीज के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर स्थापित करके ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल्स की प्रोडक्शन भारत में कर रहे हैं। हालांकि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। रशिया या फिर वेस्टर्न देशों की डिफेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर स्पोक्सपर्सन कई बार मीडिया में स्टेटमेंट्स जारी करके भारत को अपने हथियार के नए नए ऑफर देते रहते हैं, लेकिन भारत सरकार पब्लिक में ज्यादा कमेंट करती नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया के साथ मिलकर S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज्वाइंट प्रोडक्शन करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।